आज हम लोग अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक एंड बिल्कुल नई हेडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आप लोगों को याद होगा हमने फोर्स पढ़ा था। फोर्स में हमने कुछ कॉन्टैक्ट एंड कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करी थी, जिसमें हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस भी देखे थे। तो अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो ये एक ऐसा फंडामेंटल फोर्सेस है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स या फिर उन बॉडीज़ के बीच में लगता है जिनके आपस में बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, पर तब भी वो उस फोर्स को फील कर सकते हैं। तो अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो ग्रेविटेशन क्या होता है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फंडामेंटल फोर्स। ये फोर्स उन बॉडीज के बीच में लगता है या फिर उन पार्टिकल्स के बीच में लगता है जिनका कोई मास है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर एक मास प्रेजेंट है, अपना खुद का एक वेट है, एक अमाउंट ऑफ मैं बोल सकती हूँ एक उसका एक अपनी क्वालिटी है, उसका मास है। तो उसी बॉडी में क्या लगेगा? ग्रेविटेशन, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फंडामेंटल फोर्स acting on objects having mass। जिन जिन बॉडीज के अंदर मास है उन सब बॉडीज में क्या लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब ये क्या होता है? तो न्यूटन ने एक ग्रेविटेशन को डिस्क्राइब करने का या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को पता लगाने का कि किसी बॉडी में कितना ग्रेविटी फील हो रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक स्टेटमेंट दिया और एक फॉर्मूला दिया जिसे उन्होंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। अब इसमें क्या है? F तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें m1 या फिर m2, अगर मैं सीधे बोलूं तो m हो गया मास और r हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है? इस बॉडी का बीच में मास 1 और इसमें है मास 2, ठीक है? इन दो बॉडीज के बीच में आपस में एक फोर्स फील होगा। इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये F है ग्रेविटेशनल फोर्स, M है इस बॉडी का मास और M2 दूसरी बॉडी का मास। अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, तभी ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों बॉडीज आपस में दूर हैं और हम देख सकते हैं आपस में कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। तो इसी डिस्टेंस को हमने बोला है R। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो G होता है ये एक काइंड ऑफ कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो एक न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन है। एक हमारे डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए या फिर एक वैल्यू को सर्टेनली रखने के लिए एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो हमेशा प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी, तो उसे हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा हमारी इस डेरिवेशन में या फिर इस फॉर्मूले में प्रेजेंट रहेगी, हमेशा मौजूद रहेगी। इतना समझ आया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है। इसी के बाद अगर हम कुछ ग्रेविटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आखिर वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्रेविटेशन को हर चीज़ से अलग करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल वैल्यू है या फिर यूनिवर्सल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट का मास होता है। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मास ना होता। हाँ, एक एक्सेप्शनल होता है, एक लाइट के फोटोन पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास नहीं होता, बट यूनिवर्स की हर ऑब्जेक्ट पे, हर पार्टिकल में एक अपना मास होता है। देयरफॉर जो ग्रेविटेशन है वो भी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर चीज़ पे लगेगा। दूसरा, ये कैसा फोर्स है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी पे ग्रेविटेशन लग रहा है और बॉडी आपस में दूर भाग रही है। नहीं, ग्रेविटेशन का मतलब ही है दो बॉडीज आपस में क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट। दो बॉडीज जिनके अंदर एक मास है वो बॉडीज क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट। तीसरा,
ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास। मतलब अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटेशन भी कैसा होगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फोर्स हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा, दोनों का ही ज़्यादा हो या फिर किसी एक का भी ज़्यादा हो, अगर मैं इस मास की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा दूंगी, पहले ये m1 सपोज मेरा कुछ 1000 किलोग्राम था, ठीक है, 1 के किलोग्राम था, और ये 2000 किलोग्राम, तो फिर क्या होगा, इस वाले केस में क्या लगेगा, ग्रेविटेशन ज़्यादा। तो यानी कि मास ज़्यादा, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा, मास कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम। तो यानी कि इट डिपेंड्स ऑन मास। डिपेंड्स में याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसी के अलावा हम लोग देख सकते हैं डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अभी कैसे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पे है तो फोर्स कैसा होगा, कम, और अगर ऑब्जेक्ट कम दूरी पे है तो फोर्स कैसा होगा, ज़्यादा। यानी कि मास के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट डिस्टेंस के केस में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि हमने क्या देखा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, वो दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है m1 और m2, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि जैसे कि ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है, इट इज़ वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। ये हम लोगों ने बात फोर्स टॉपिक में भी करी थी, जब हमने 4 फोर्सेस देखे थे फंडामेंटल। एक आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट तो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है, बट वीकेस्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक और देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम या फिर रिक्वायर्ड नो मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब आप लोग देखेंगे कि जैसे साउंड वेव्स होती हैं, उन्हें कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए कि तभी वो ट्रैवल कर सकती है। बट जो ग्रेविटेशन होता है, ऐसे देखो स्पेस में तो कोई वैक्यूम, स्पेस में तो कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है, स्पेस क्या है, एक कंप्लीट वैक्यूम है। वैक्यूम एक ऐसी जगह जहाँ पे हवा, पानी, कोई भी टाइप का पदार्थ या फिर मैटर या पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे, ये सन है और ये अर्थ है, दोनों के बीच में ग्रेविटी तो लगती है तभी ऑर्बिट मेंटेन कर पाता है। ऐसी अर्थ है और मून है, मून अर्थ के राउंड ऑर्बिट मेंटेन कर पाता है, तो क्या होता है, ये एक रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन ही तो होता है। सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे पे एक काइंड ऑफ फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से एक न्यूट्रलाइज्ड या फिर एक ऑर्बिट फॉर्मेशन होता है जिसके अराउंड अर्थ घूमती है। तो यहाँ पे स्पेस में क्या है, कोई मीडियम तो नहीं है, पर तब भी ग्रेविटी का फोर्स क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मीडियम पे इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इतना समझ आया? इसमें कोई बात तो, कोई डाउट? अच्छा, इसी में हम लोग एक और देख सकते हैं, ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज म्यूचुअल। अब म्यूचुअल कैसे, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा है कि एवरी फोर्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सपोज ये सन है और ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अर्थ पे लग रहा है, अर्थ भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे लगाएगी। वो अलग बात है कि सन का मास ज़्यादा है तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, और अर्थ का मास कम है तो इसकी ग्रेविटी भी कम हो जाती है। बट जितना सन अर्थ पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स अर्थ भी सन पे लगाएगी। यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो म्यूचुअल। इतना टॉपिक क्लियर आया, क्लियर हुआ, समझ आया कि ग्रेविटेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थ पे ग्रेविटी का मतलब क्या है। ठीक है, हमने बात कर ली कि एक ग्रेविटेशन है, एक ये टाइप ऑफ फोर्स है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो बात कर लेते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ कि अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है और किस तरीके से लगती है। तो जब ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लैनेट, यानी कि मैं बात करूं, सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये अर्थ का सेंटर है,
या फिर मैं कोई भी बोलूँ ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो हवा में और ये ऐसे अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो एक ऐसा फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है जो उस बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी किसकी? अर्थ की ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने प्लैनेट लिख दिया, इस प्लैनेट की जगह पे आपका सोलर सिस्टम का कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, XYZ, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, यहाँ पे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, वही क्या होता है? वही होती है ग्रेविटी, ठीक है। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या होता है? इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल g से। अब मैंने बात करी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। सपोज यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, इसके हाथ में बॉल थी और इसने हवा में बॉल उछाली, ज़्यादा बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी कर देते हैं, बॉल उछाली, ठीक है। अब क्या होगा? ये बॉल नीचे वापस अर्थ की तरफ आएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सेम स्पीड से आएगी, धीरे धीरे जो स्पीड से नीचे गिरी थी उसी स्पीड से नीचे गिरती रहेगी, नहीं, ये धीरे धीरे नीचे गिरते टाइम अपनी स्पीड को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आप किसी चीज़ को हवा से नीचे गिरो, वो तेज गिरता है? तेज क्यों? क्योंकि जितना नीचे गिरता जाएगा वो उतनी स्पीड बढ़ाता चला जाएगा अपनी, एक्सेलरेशन फील होगा ना इसे। इसे ऐसे देखो, कभी तो बॉल आसमान में उछाली होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो धीरे से आके हाथ में गिरेगी, वो तेज से आके गिरती है, हाथ पे लगती भी है। तो वो तेज से क्यों आए? क्योंकि उस पर एक फोर्स ने एक्ट करा। फोर्स क्या था हमारा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बट ये एक ऐसी एक्सेलरेशन से गिरती है, इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, गिरते टाइम स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो मतलब इसमें क्या होगा? जो एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि हर सेकंड एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टेंटली मतलब हर सेकंड में बात कर लेती हूँ, जैसे ऐसे समझो कि एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। एक सेकंड में एक बढ़ा, फिर एक सेकंड में एक और बढ़ गया, मतलब हर बार एक सेकंड की वैल्यू प्लस हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन एन या फिर ऑन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया फ्री फॉलिंग कि मतलब कोई चीज आसमान से फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर हमने उसे गिरा दिया है और वो फ्रीली गिरती जा रही है, उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं करता। तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है? यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इस समय क्या है? इस समय सोल या फिर ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी ही उस पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है, समझ आया? सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी ने काम करा और जो वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा था, मतलब उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो उस समय उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आया जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था। इसी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी की एक यूनिवर्सल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसी के बाद अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एक तो ये यूनिवर्सल है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पे लगेगी, और दूसरा इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे? ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डाउन की तरफ से चल रही है, हॉरिजॉन्टल तो ये वाली डायरेक्शन होती है। कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ थोड़ी खिसक रहा है, वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो जाएगा नीचे की तरफ ही, और कैसे? वर्टिकल सीधे लाइन में। तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये यूनिवर्सल होती है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, ये भी क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं यहाँ पे सीधे जी लिख रही हूँ, समझ जाना, मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स
दोनों को ही इफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यानी कि अर्थ के सरफेस से आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं। सपोज ये अर्थ का सरफेस है तो आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हो, जैसे कि एक पहाड़ है तो पहाड़ का एक ऑल्टीट्यूड होता है ना, ऐसे ही कि आप अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं। तो इसमें क्या हो गया, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक यहाँ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो आर अगर ज्यादा होगा, आर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। और अगर आर कम होगा तो ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। तो ऑल्टीट्यूड के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स किसके क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल्टीट्यूड अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसे ऑल्टीट्यूड मान लो, ये मैंने ऑल्टीट्यूड कर दिया, ठीक है। ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर ऑल्टीट्यूड घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इतना समझ आया, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, लैटिट्यूड। तो आप सब लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ पे कुछ लैटिट्यूड्स हम लोगों ने इमेजिनरी लाइंस रखी हुई है, ठीक है, जिसमें 0 डिग्री होती है इक्वेटर, और इसे हम लोग बोलते हैं पोल्स। बाकियों को नहीं भी देखेंगे भी। तो ऐसे होते हैं अर्थ की लैटिट्यूड। क्या होता है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से और शेप की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। कैसे, हम लोगों को पता है कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप नहीं है, ये कैसी शेप है, एक जियोइड है, थोड़ी ओवल लाइक है। ओवल लाइक कैसी है, थोड़ी ये शेप इस तरीके से, जहाँ पे